हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज फिर एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए। इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया था और आज से हम इम्परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करेंगे। और जो आज हम टॉपिक इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिस्कस करेंगे वो है एकाधिकार, या जिसको हम मोनोपोली कहते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए ज़रा इस मोनोपोली को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, उत्तराखंड के किसी एक जगह में रह रहे हैं और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई हो रही है, आप उस इलेक्ट्रिसिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। मान लीजिए कि आपको उसके जो रेट हैं पर यूनिट वो ज़्यादा लग रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि जो लाइट है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, या आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट जाती है, या आपको ये लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के जो कर्मचारी हैं आप उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास इन समस्याओं से निजात पाने का क्या तरीका है, सिवाय इसके कि आप शिकायत करें। क्या आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आप कहें कि नहीं भाई, मुझे आपकी बिजली नहीं चाहिए, मैं किसी दूसरी कंपनी से बिजली ले लूँगा? जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो बिजली सप्लाई कर रही है वो UPCL कर रही है और एकमात्र कंपनी है। तो अगर आपको बिजली लेनी है तो UPCL से ही लेनी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं लेनी है तो आप किसी से और से नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उस पर एक कंपनी का एकाधिकार है, यानी वही कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है, दूसरी कोई कंपनी यहाँ पर नहीं है जो बिजली की सप्लाई करता हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता हो। यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में UPCL का एकाधिकार है। तो चलिए जरा इस एकाधिकार को समझते हैं कि जो एकाधिकार शब्द है, अगर हम इसको तोड़ें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लस अधिकार, यानी एक का अधिकार। और अगर हम एकाधिकारी के संदर्भ में देखें तो इस एकाधिकार का मतलब होता है कि वो एक विक्रेता जिसके अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्णतः नियंत्रण है, यानी सारी की सारी पूर्ति उसके नियंत्रण में है। और पूर्ति पर नियंत्रण होने के कारण वो विक्रेता कीमत का निर्माता भी है, यानी कीमत का निर्धारक भी वही है। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि कीमत दी हुई होती है, तो यहाँ पर कीमत दी हुई नहीं होती है, बल्कि जो विक्रेता है या जो उत्पादक है वही कीमत का निर्धारण करता है। इसी में एक और चीज़ है कि जो उत्पादक या जो विक्रेता है उसकी वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। तो इस तरह से ये एक ही विक्रेता पूरे मार्केट को कवर करता है, यानी जहाँ पर केवल एक ही विक्रेता हो और बाकी सब क्रेता हो, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का वह विक्रेता एकाधिकारी कहलाता है। चलिए तो इसको समझने के लिए हम एक दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोफेसर मैकनॉल की परिभाषा। वो कहते हैं कि शुद्ध एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक होती है और उसका कोई स्थानापन्न नहीं होता है। चलिए एक और परिभाषा देखते हैं यहाँ पर प्रोफेसर ब्रैफ की। वो कहते हैं कि शुद्ध एकाधिकार के बाजार में एक विक्रेता होता है, एकाधिकारी की मांग बाजार मांग होती है, एकाधिकारी कीमत नियंत्रित करता है और एकाधिकार स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव प्रदर्शित करता है। तो चलिए इन परिभाषाओं के आधार पर हम एकाधिकारी की विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं और इनको एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो पहली जो विशेषता है वो है एक विक्रेता और अनेक क्रेता। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एकाधिकारी बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, क्योंकि उसकी पूर्ति पर पूर्णतः एकाधिकार होता है, तो इसलिए वो बाजार में एक ही विक्रेता होता है और बाकी सब क्रेता होते हैं। और इसकी जो दूसरी विशेषता है कि इसकी वस्तुओं के निकट स्थानापन्न नहीं होते हैं। तो निकट स्थानापन्न ना होने के कारण जो एकाधिकारी है उसको एडवांटेज हो जाता है कि कोई भी क्रेता अगर इसकी वस्तुओं को नहीं खरीदना है तो वो दूसरी वस्तुओं को भी नहीं खरीद पाता, यानी कोई निकट स्थानापन्न न होने के कारण उसके पास जो ऑप्शन है वो कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम अभी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे रहे थे कि अगर कोई UPCL से इलेक्ट्रिसिटी ना लेना चाहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कोई निकट स्थानापन्न उसका नहीं है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता होगी। और तीसरी इसकी एक और विशेषता है कि जो एकाधिकारी होता है वो कीमत निर्धारक होता है। देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एकाधिकारी है उसकी अपनी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है, उसका निकट स्थानापन्न भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को वस्तु खरीदनी है तो वो इसी एकाधिकारी से खरीदेगा। अब एकाधिकारी
इस बात को निर्धारित करता है कि वो इस वस्तु को उस व्यक्ति को कितनी कीमत पर बेचेगा। यहाँ पर जो विक्रेता है उसको इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई उसका प्रतिद्वंदी मार्केट में है। क्यों? क्योंकि वो अकेला उत्पादक है, तो इसलिए कीमत का निर्धारण करने का भी एकाधिकार उसको मिल जाता है, तो अपने हिसाब से कीमत का निर्धारण करता है। देखिए, जैसे परफेक्ट कंपटीशन था, तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा कि AR और MR यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक ही होते थे, क्योंकि कीमत दी हुई होती थी। लेकिन जो एकाधिकारी बाजार होता है कि यहाँ पर अगर उत्पादक को अधिक वस्तुएं बेचनी है तो कीमत कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमेशा कि जो AR है वो MR से ज़्यादा होगा, यानी जो एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू से अधिक होता है। इसको यहाँ पर हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा AR कर्व है और ये जो हमारा MR कर्व है वो उससे नीचे है। चलिए, इसकी जो अगली विशेषता है कि नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। तो नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एकाधिकारी होता है उसकी अपनी पूर्ति पर पूर्णतः नियंत्रण होता है, यानी वो उस वस्तु का पूर्ति का एकमात्र ही उत्पादक होता है। तो वो नई फर्मों को मार्केट में नहीं आने देना चाहता है। अगर कोई नई फर्म मार्केट में आती भी है कम सप्लाई को लेके, तो यही जो एकाधिकारी है वो या तो अपने कीमत को इस तरह से कर देगा कि उस कंपनी को छोड़ के जाना पड़े, या फिर वो उसी कंपनी को खरीद लेता है। तो नई फर्में जल्दी से मार्केट में नहीं आ पाती हैं। इसका जो अगली विशेषता है कि मांग वक्र जो एकाधिकारी का होता है वो ऋणात्मक होता है। देखिए, जो पूर्ति है उस पर तो एकाधिकारी का नियंत्रण है, लेकिन मांग पर एकाधिकारी का नियंत्रण नहीं है। जो मांग है वो तो उपभोक्ताओं के द्वारा ही की जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर जो एकाधिकारी कीमत अधिक रखेगा तो जो उसकी मांग है वो मांग कम होगी। तो इसलिए जो एकाधिकारी का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक होता है। इसको हम यहाँ पर इस चित्र से देख सकते हैं कि जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक है। इसकी जो अगली विशेषता है कि एकाधिकारी मूल्य विभेद कर सकता है। यहाँ पर मूल्य विभेद से मतलब है कि जो एकाधिकारी है किसी से कोई कीमत और किसी से कुछ कीमत सेम वस्तु की ले सकता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, तो गाँव का रेट अलग है और शहरों का रेट अलग है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो कमर्शियल यूज़ के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो अलग है, और जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए है वो उसका रेट अलग है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीमत विभेद है। तो जो एकाधिकारी है वो कीमत विभेद कर सकता है। देखिए, इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी हैं एकाधिकारी को लेके, थोड़ा सा उनको भी यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। माना यह जाता है कि जो एकाधिकारी है वो कीमत और उत्पादन दोनों को नियंत्रित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो एकाधिकारी है वो या तो अपनी कीमत को नियंत्रित कर सकता है या उत्पादन को नियंत्रित कर सकता है, किसी एक ही चीज़ को। जैसे हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर अगर एकाधिकारी ऊंची कीमत रखेगा तो उसका जो उत्पाद है वो उतना नहीं बिकेगा, यानी अगर उसको ऊंचा कीमत रखनी है तो उत्पाद उसका कम बिकेगा। और अगर मान लीजिए कि उसके उत्पाद उसने पहले बना लिया है और उसको अगर वो उत्पाद बेचना है तो उसको अपनी कीमत को इस तरह से नियंत्रित करना पड़ेगा या इस तरह से समायोजित करना पड़ेगा कि उसका सारा का सारा उत्पादन बिक जाए। मान लीजिए अधिक कीमत है और अधिक उत्पादन है, तो अधिक कीमत पर अधिक उत्पाद तो नहीं बिकेगा, तो उसको कीमत कम करनी पड़ेगी, और जब कीमत कम होगी तभी उत्पादन होगा। या वो अगर कीमत अधिक रखेगा तो उसको इतना पता होना चाहिए कि हमें कितना उत्पाद बेचना है, क्योंकि जो मांग है, मांग तो उपभोक्ताओं के द्वारा ही की जाती है, ना कि उत्पादक के द्वारा। दूसरी भ्रांति ये भी मानी जाती है कि जो एकाधिकारी उसको हमेशा लाभ होता है। ऐसा नहीं है। जो एकाधिकारी होता है उसे अल्पकाल में उसे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो एकाधिकारी होगा वो अपनी कीमत को एवरेज फिक्स कॉस्ट से कम नहीं रखेगा। किसी भी कंडीशन में वो ये चाहेगा कि जो उसकी औसत स्थिर लागत है अल्पकाल में वो निकल जाए, तब तक वो उत्पादन करेगा। ये तो हमने डिस्कस किया कि एकाधिकारी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और एकाधिकारी क्या होता है, लेकिन साथ साथ अब हम इस चीज़ की भी जानने की कोशिश करते हैं कि एकाधिकारी किन कारणों से बनता है, यानी वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण एकाधिकार प्राप्त होता है। तो इसमें जो पहला कारण है कि कच्चे मालों का केंद्रीकरण। देखिए, जब किसी व्यक्ति या किसी फर्म या किसी उद्योग के पास कच्चे माल का केंद्रीकरण हो जाए, यानी उस पर उसका
आधिपत्य हो जाए तो वो फर्म जो है एकाधिकारी बन जाती है। इसका जो दूसरा कारण है वो कानूनी अधिकार है। देखिए, कानूनी अधिकार जैसे हमने अभी आपको डिस्कस किया था कि यूपीसीएल को यहाँ पर जो राज्य सरकार हैं उन्होंने एकाधिकार दिया है बिजली उत्पादन करने का, या आप पानी के लिए देख सकते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको एकाधिकार मिला हुआ है, या जैसे आप रेलवे की सर्विस देखिए। तो इस तरह से जब सरकार के द्वारा कानूनी अधिकार दे दिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है। और जो इसका तीसरा कारण है वो है गलाघोट प्रतियोगिता, यानी इस कट थ्रोट कंपटीशन से बचने के लिए कुछ फर्में जो हैं वो संघ बना लेती हैं और संघ बनाने के कारण उसका वहाँ पर एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो एक और रीज़न है वो है पेटेंट अधिकार, यानी कोई फर्म किसी वस्तु के लिए पेटेंट ले लेती है या ट्रेडमार्क उसको मिल जाता है तो उस वस्तु को बनाने का एकाधिकार उस फर्म को या उस उत्पादक को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि एकाधिकार क्या है। इसके बाद जो एकाधिकार में जो उत्पादक है उसका संतुलन किस प्रकार से होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।